हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी भावी अध्यापक और अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल एडुटॉप में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि हमारे यहाँ पर डीएलएड सेमेस्टर 2 की क्लासेस रेगुलर चल रही हैं और कभी कभी बीच में काफ़ी गैप भी रहा है कुछ रीजंस की वजह से, लेकिन मैंने फिर भी इतना मैटर ऑलरेडी कवर कर दिया है कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है किसी भी तरीके से। ठीक है, तो अब हम जो है हमारा सब्जेक्ट रहेगा सामाजिक अध्ययन, जो कि आपका 50 मार्क्स का पेपर होता है। काफ़ी स्कोरिंग पेपर है आपका ये। और इससे पहले वाली वीडियो में हमने कवर कर लिए हैं एमसीक्यू। मैराथन क्लास एक मैंने अपलोड की है जिसमें आपको सारे के सारे अति लघु नहीं, सारे के सारे बहुविकल्प प्रश्न मैंने करा दिए हैं। ठीक है, आज हम इस क्लास में स्टार्ट करेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न, और ये भी हमारी एक तरीके से मैराथन क्लास ही रहेगी। ठीक है, पूरी कोशिश रहेगी कि इसी में सब कुछ कवर करा दिया जाए। चलिए फिर जल्दी से सभी बच्चे जुड़ जाइए, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइमली मिल सके। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो गुलाम वंश की स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल के किन्हीं दो शासकों के नाम बताइए? तो समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चट्टानें कितनी प्रकार की होती है? चट्टानें होती है 3 प्रकार की, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। कायांतरित को रूपांतरित चट्टान भी बोला जाता है। देखो, सारे क्वेश्चन जो है आपके 2023 में पूछे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की आकृति कैसी होती है? तो पृथ्वी की आकृति होती है गोल। घुमाव के कारण पृथ्वी भौगोलिक अक्ष में चपटी और भूमध्य रेखा के पास उभरी हुई प्रतीत होती है। बेसाल्ट किस चट्टान का उदाहरण है? तो बेसाल्ट है आपका बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो जो आपके मूल कर्तव्य हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज आपकी, वो है 11, लेकिन पहले मूल कर्तव्यों की संख्या 10 थी। ठीक है, बाद में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा एक और कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया, जो कि आपका है शिक्षा का अधिकार। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? तो ये थे पुलकेशिन प्रथम, और उसने अपनी राजधानी बदामी वातापी में स्थापित की। दुग्ध क्रांति के जनक कौन थे? तो ये थे डॉक्टर वर्गीज कुरियन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9, सूर्य ग्रहण क्या है? देखो, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की जो घटना है आपने डीएलएड सेमेस्टर 1 में भी पढ़ी होगी, मैंने बहुत बार आपको एक्सप्लेन भी किया है विद डायग्राम। तो जो सूर्य ग्रहण है वो एक प्रकार का ग्रहण होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य से होकर गुजरता है। ध्यान रखिएगा, सूर्य ग्रहण में चंद्रमा बीच में आएगा। ठीक है, चंद्रमा बीच में आएगा किस किस के? पृथ्वी के और सूर्य के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों से आप क्या समझते हैं? तो मौलिक अधिकार उनको कहा जाता है जो व्यक्ति के जीवन जीने के लिए मौलिक होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा आप, मौलिक अधिकार के अंतर्गत मौलिक अधिकार में पता है काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि सपोज दैट एक तो आपका मतलब सभी व्यक्तियों के लिए जो मौलिक अधिकार है वो सभी व्यक्तियों के लिए समान रूप से लागू होते हैं। ठीक है, उसमें सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं? तो बहते हुए जल, हवा, जीव जंतु, मानवीय क्रियाओं द्वारा भूपटल की ऊपरी उपजाऊ मिट्टी की परत के कटने और अन्यत्र रूपांतरित हो जाने को मृदा अपरदन कहा जाता है। अर्थशास्त्र की रचना, अर्थशास्त्र किसकी रचना है? तो ये है कौटिल्य या फिर चाणक्य द्वारा रचित ग्रंथ। ठीक है, जिसमें राज्य व्यवस्था, कृषि, न्याय और राजनीति के विभिन्न पक्षों का विवरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत है उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में। भारत चीन का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1962 में। जलवायु का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो जलवायु क्या होती है? किसी बड़े क्षेत्र का औसत मौसम
जो कि लंबी अवधि तक बना रहता है। इसमें तापमान, वर्षा, धूप आदि की जानकारी सम्मिलित होती है। देखो सारे ही क्वेश्चन 2023 में पूछे गए हैं। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं। तो ज्वालामुखी 3 तरह के होते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी, दूसरा होता है प्रसुप्त और तीसरा होता है शांत या सुसुप्त। ठीक है। इससे लावा निकलता रहता है सक्रिय से, इससे कभी कभी निकलता है, और सुसुप्त से बहुत कम निकलने की संभावना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य तप किसे कहते हैं। तो सूर्य से आने वाली जो ऊष्मा होती है वो वातावरण द्वारा सोख ली जाती है। ठीक है, उसी को कहा जाता है सूर्य तप। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है ज्वार-भाटा से आप क्या समझते हैं। तो ज्वार-भाटा एक विशिष्ट क्रिया मानी जाती है जिसमें सूर्य चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के प्रभाव से प्रतिदिन नियमित रूप से समुद्र तल ऊपर उठता है और नीचे गिरता है। ऊपर उठने को ज्वार कहते हैं और नीचे गिरने को कहते हैं भाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भक्ति आंदोलन के उदय के प्रमुख कारण क्या थे। तो इसके उदय के 2 प्रमुख कारण थे। एक तो इस्लाम के आक्रमण से सुरक्षा और दूसरा था हिंदू समाज और धर्म में सुधार की आवश्यकता। वायुमंडल क्या है। सभी स्थलीय और जलीय भाग को एक आवरण के रूप में जो घेरा हुआ भाग होता है वो वायुमंडल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरित क्रांति का अर्थ बताइए। देखिए हरित क्रांति क्या है। जब हम फसल में कुछ सुधार करना चाहते हैं तो बहुत सारी टेक्निक यूज़ करते हैं। ठीक है, उसी को कहा जाता है हरित क्रांति। नेक्स्ट है अपरदन किसे कहते हैं। तो वह प्राकृतिक प्रक्रिया मतलब नेचुरल अपने आप होने वाली जिसमें चट्टानों का विखंडन और परिणाम स्वरूप निकले ढीले पदार्थों का जल, पवन आदि प्रक्रमों द्वारा स्थानांतरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आग्नेय शैल किसे कहते हैं। देखो सारे क्वेश्चन 2022-23 में पूछे गए हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों का आप। तो आग्नेय शैल क्या होती है, जिसकी रचना धरातल के नीचे स्थित तप्त एवं तरल चट्टान पदार्थ की सतह के ऊपर आकर लावा पृथ्वी के रूप में निकलकर अथवा ऊपर उठने के क्रम में सतह के नीचे या सतह के ऊपर ठंडे होकर ठोस के रूप में आ जाने से होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है संविधान किसे कहते हैं। तो संविधान किसी देश को अच्छी तरह से संचालित करने के लिए लिखित दस्तावेज होता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। डेल्टा किसे कहते हैं। नदी के मुहाने पर उसके द्वारा लाए गए अवरोधों को डेल्टा कहते हैं। आपने देखा होगा कि नदी अपने साथ बहुत सारे कंकड़ पत्थर को भी बहा कर लेकर आती है। ठीक है, और वो सब चीज़ें ना एक जगह इकट्ठा हो जाती हैं जिससे डेल्टा की फॉर्म में शेप बन जाती है और उसी को हम डेल्टा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुलाम वंश के अंतिम शासक कौन थे। तो ये थे कैकुबाद। आपका ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया क्वेश्चन है। कौटिल्य क्यों प्रसिद्ध है अर्थशास्त्र के लिए। चौल वंश का संस्थापक कौन है, विजयालय। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था, मोहम्मद गौरी का गुलाम था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आंतरिक शक्तियाँ किसे कहते हैं। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग के जो बल होता है उसे ही आंतरिक शक्तियाँ कहा जाता है। शैल कितने प्रकार के होते हैं, 3 होती हैं शैल, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित। आग्नेय शैल की विशेषताएं बतानी है। तो एक तो ये चट्टानें जीव जंतु और वनस्पति रहित होती हैं, दूसरी रवेदार चट्टानें होती हैं और ये कठोर और अपारगम्य चट्टानें होती हैं और इन चट्टानों में परतें नहीं पाई जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट कौन था। तो ये थे बृहद्रथ। दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है, ये भी आपका एमसीक्यू में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये है आपका देवगढ़ झांसी, उत्तर प्रदेश में ही है। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था। तो गयासुद्दीन तुगलक थे। ठीक है। कबीरदास का जन्म कहाँ हुआ था, काशी वाराणसी में हुआ।
राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। हरित क्रांति किससे संबंधित है? कृषि से। ज्वारभाटा कब आता है? पूर्णिमा के दिन। नागरिकता किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 5 से 11। खिलजी वंश के 2 शासकों के नाम बताइए। तो एक तो अलाउद्दीन खिलजी, दूसरा हो गया गयासुद्दीन खिलजी। ठीक है। स्थायी पवनें किसे कहते हैं? ऐसी पवन जो हमेशा एक ही क्रम में चलती हैं, ठीक है, सालों साल, और एक निश्चित दिशा की ओर चलती हैं, उन्हें स्थायी पवनें कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैवमंडल क्या है? तो पृथ्वी के धरातल पर उपस्थित ऐसा क्षेत्र जहाँ पर तीनों मंडल मिलते हैं उन्हें जैवमंडल कहते हैं। ठीक है। 3 मंडल कौन से? स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। सूर्यालय क्या है? जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है उसे सूर्यालय या सूर्य ग्रहण कहा जाता है। ठीक है। सल्तनत कालीन का अंतिम सुल्तान कौन था? सल्तनत काल का जो अंतिम सुल्तान था वो था इब्राहिम लोदी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने किस धर्म को राजा श्रेय प्रदान किया? तो उन्होंने किया था बौद्ध धर्म को। ठीक है। अजंता वर्तमान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये है महाराष्ट्र में। दिल्ली सल्तनत के किन्हीं 2 राजवंशों के नाम लिखिए। एक तो खिलजी वंश है, दूसरा तुगलक वंश। मौसम और जलवायु में अंतर क्या है? मौसम कम समय में होने वाला वातावरण में बदलाव है, जबकि जो जलवायु होती है वो लंबे समय तक मौसम के द्वारा आकार पर की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षकालीन 2 शिक्षा केंद्रों के नाम लिखिए। एक तो है तक्षशिला, दूसरा है नालंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 51, किस अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कर्क और मकर रेखा को। अपक्षय क्या है? अपक्षय वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पृथ्वी की सतह पर मौजूद चट्टानों में टूट फूट होती रहती है। वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम क्या है? तो सबसे निचली परत है क्षोभमंडल। विश्व के सबसे गहरे महासागरीय गर्त का नाम क्या है? मेरियाना ट्रेंच है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकारों को किन परिस्थितियों में स्थगित किया जा सकता है? जब शांति को तुरंत खतरा हो और व्यक्ति को तुरंत हिरासत में लिया जाता हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचारों के अंतर्गत न्यायालय कितने प्रकार का लेख जारी करता है? 5 प्रकार के। मुद्रास्फीति के किन्हीं 2 प्रकारों के नाम बताइए। एक तो है दौड़ती हुई मुद्रास्फीति और एक होती है मंद। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पास हुआ? तो ये हुआ था 1986 में। मेगस्थनीज द्वारा रचित पुस्तक का नाम बताइए। इंडिका। तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन किसके काल में हुआ था? अशोक के। खजुराहो के मंदिर का निर्माण किन राजाओं ने कराया था? तो ये क्या कराया था? चंदेल राजाओं ने। राजपूत कालीन प्रसिद्ध शिक्षा केंद्रों के नाम लिखिए। तो ये हैं आपके काशी और कन्नौज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने भारत के प्रसिद्ध मंदिर पर 17 बार आक्रमण किया। ठीक है। महमूद गजनवी ने भारत के प्रसिद्ध मंदिर पर 17 बार आक्रमण किया था। वो मंदिर कौन सा था? तो सोमनाथ। ठीक है। सल्तनत कालीन राज्य की आय के 2 साधन लिखिए। एक तो कृषि से आय हो जाती है, दूसरा व्यापारियों पर टैक्स लगा के। परतदार शैल के 2 उदाहरण। तो जो परतदार शैल होती है उसके 2 उदाहरण होते हैं, एक तो बलुआ पत्थर, डोलामाइट, और चूना पत्थर। ठीक है। विश्व की सबसे लंबी या बड़ी नदी कौन सी है? तो ये है आपकी नील नदी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी की आंतरिक क्रियाएं कौन कौन सी हैं? तो आंतरिक क्रिया है भूकंप। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। भारतीय नागरिकों के किन्हीं 2 मूल अधिकारों के नाम लिखिए। एक तो है स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा है समानता का अधिकार। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? MS स्वामीनाथन। और अगर भारत न दिया जाए यहाँ पे
और फिर पूछा जाए हरित क्रांति के जनक, तो आप क्या लगाएंगे आंसर? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ठीक है। अर्थव्यवस्था की मूल समस्याएं लिखिए। तो अर्थव्यवस्था की मूल समस्या एक तो गरीबी है, दूसरा बेरोजगारी, तीसरा आर्थिक विषमता। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंदेलों के 2 प्रसिद्ध नगरों के नाम बताइए। तो चंदेलों के 2 प्रसिद्ध नगरों के नाम हैं, एक तो है बुंदेलखंड, खजुराहो, महोबा और अजयगढ़। ठीक है, इनमें से कोई से भी 2 आप लोग बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजपूत काल के 4 प्रमुख कवियों के नाम बताइए। तो राजपूत काल के 4 प्रमुख कवि हैं पृथ्वीराज रासो और हलायुद्ध, न्यायचंद्र सूरी और पद्मगुप्त। भोज प्रबंध किसकी रचना है? तो ये है वल्लाल की। प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन है? हरिशेन। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने शासनकाल में किन 2 मस्जिदों का निर्माण कराया? एक तो कुब्बत उल इस्लाम और दूसरा अढ़ाई दिन का झोपड़ा। सल्तनत काल में राज्य का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? वो थे सुल्तान। हिम नदियों के अपर्दन के वी आकार की घाटी किस आकार में बदल जाती है? तो वी आकार की जो घाटी है वो यू में बदल जाती है। ठीक है। वाष्पीकरण से आप क्या समझते हैं? किसी तत्व या यौगिक का द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन ही वाष्पीकरण कहलाता है, जैसे पानी का भाप बन के उड़ जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल अधिकार किस पर बल देते हैं? तो मूल अधिकार को सभी नागरिक के बुनियादी मानव अधिकार के रूप में परिभाषित किया गया है। अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण मुख्य रूप से किन 2 आधारों पर करते हैं? श्रम और पूंजी के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 83, उत्पादन क्या है? तो अर्थशास्त्र में उत्पादन औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा वस्तु, सामानों या सेवाओं को निर्मित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। भोज किस वंश के राजा थे? तो भोज थे परमार वंश के राजा। ठीक है, उनकी राजधानी थी धारानगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गीत गोविंद किसकी प्रसिद्ध रचना है? गीत गोविंद है जयदेव की रचना। खजुराहो मंदिर का निर्माण किन राजाओं ने कराया था? तो ये कराया था चंदेल राजाओं ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है भक्तिकालीन 2 संतों के नाम लिखिए। एक तो है रामानुजाचार्य और दूसरे हैं रामानंद और थर्ड है हमारे गुरु नानक और फोर्थ है कबीर। ठीक है, कोई भी 2 लिख सकते हैं आप लोग। भक्तिकाल के कबीर भी काफ़ी फेमस हुए हैं। ठीक है, आपने काव्य में पढ़ा होगा, गद्य पद्य 2 पार्ट होते हैं ना हिंदी के, उसमें। जलवायु का अर्थ स्पष्ट कीजिए। अब देखिए जलवायु क्या होता है? किसी बड़े इलाके का सामान्य मौसम जो लंबे समय तक बना रहता है। अन्य शब्दों में किसी इलाके में किसी एक प्रकार का औसत मौसम अगर लंबे समय से बना रहता है तो उसे उस इलाके की जलवायु कहा जाता है। मौसम जहाँ कुछ दिनों या घंटों में बदल सकता है, वहीं जलवायु बदलने में सैकड़ों हजारों साल का समय लगता है। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो भारतीय संविधान में है 395 अनुच्छेद। स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत 2 स्वतंत्रताओं का उल्लेख कीजिए। देखो सबसे पहले स्वतंत्रता है अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक, जिसमें प्रत्येक नागरिक को अपनी सामर्थ्य और योग्यता के अनुसार वो अपना विकास कर सकता है। इसके लिए स्वतंत्रता के अधिकार को संविधान में शामिल किया गया है और इस मूल अधिकार के अंतर्गत प्रत्येक भारतीय नागरिक को निम्न स्वतंत्रता प्रदान की गई है। ठीक है, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत बहुत सारी स्वतंत्रताएं हैं, जैसे कि एक तो संविधान द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को भाषण के रूप में अपने विचार अभिव्यक्त करने, उन्हें पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित करने की स्वतंत्रता दी गई है। दूसरा है नागरिकों को शांतिपूर्ण सभा आदि करने की भी स्वतंत्रता प्रदान की गई है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार व्यवसाय करने के लिए भी स्वतंत्र है। नागरिकों को मानव हितों के लिए समुदायों और संघ निर्माण की भी स्वतंत्रता है। नागरिकों को देश की सीमाओं के अंदर स्वतंत्रता पूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमने की, भ्रमण करने की भी पूरी तरीके से इंडिपेंडेंसी है। ठीक है भाई।
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूस्खलन से आप क्या समझते हैं। तो भूपृष्ठ पर जो शैल होती है आपकी चट्टानें, उसके अपक्षय से क्या होता है, प्राप्त पदार्थ गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ढाल की दिशा में खींच सकना शुरू कर देते हैं। तीव्र और खड़े ढालों पर अपेक्षित पदार्थों के आकस्मिक रूप से खिसकने की क्रिया को ही भूस्खलन यानी कि लैंडस्लाइडिंग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 92। भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। तो ये होता है भारत के राष्ट्रपति। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो कौन सा ग्रहण पड़ता है। जब भी पृथ्वी बीच में आएगी तो पड़ेगा चंद्र ग्रहण, और ये केवल पूर्णमासी के दिन होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंथ निरपेक्ष से आप क्या समझते हैं। तो पंथ निरपेक्ष राज्य उसको कहा जाता है जिसमें राज्य की निगाह में सभी धर्म समान होते हैं। ठीक है। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए थे। तो ये किए थे इंडो यूनानी ने। वराह मिहिर कौन था। तो वराह मिहिर थे गुप्तकालीन महान गणितज्ञ और ज्योतिष आचार्य। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रांत में स्थित है। तो ये है आपका उड़ीसा में। ठीक है। उड़ीसा में पुरी से लगभग 30 किलोमीटर दूर। और इसका निर्माण किसने कराया था। तो ये कराया था गंग वंश के राजा थे नरसिंह देव प्रथम। ठीक है। फिर से सुन लीजिए, गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने। ठीक है। 2-3 बार आप ये क्वेश्चन पढ़ेंगे तो ईजिली आपको आपके माइंड में स्टेबल हो जाएंगी ये चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है चोलों के शासनकाल में जनपद और गांवों को क्या कहा जाता था। तो जनपद को नाडू और गांवों को कुर्रम कहा जाता था। इब्राहिम लोदी और बाबर का युद्ध कब और कहाँ पर हुआ। तो 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी और बाबर का मुकाबला हुआ। युद्ध में इब्राहिम लोदी की पराजय हुई। इब्राहिम लोदी मारा गया और बाबर ने लोदी वंश का अंत करके भारत में मुग़ल वंश की स्थापना की। मोहम्मद साहब के 5 सिद्धांतों में ज़कात का अर्थ क्या होता है। तो ज़कात का अर्थ होता है जो भी आपकी वार्षिक कमाई है पूरे वर्ष की, पूरे साल की, उसमें से 2.5% आप दान में दे दें। ठीक है। पृथ्वी की भूपरपट्टी के नीचे अध स्तर में कौन सी 3 परतें होती हैं। तो एक तो होती है सियाल, दूसरी सीमा और तीसरी होती है निफ़े। ठीक है। बालू का स्तूप कहाँ पाए जाते हैं। तो पवन द्वारा रेत और बालू के निक्षेप से निर्मित टीलों को बालू का स्तूप कहा जाता है। इन स्तूपों के आकार में, स्वरूप में बहुत ज़्यादा विविधता देखने को मिलती है। बालिका स्तूपों का निर्माण शुष्क और अर्धशुष्क भागों के अलावा सागरीय तटीय भागों में, झीलों के रेतीले प्रदेशों से होकर प्रवाहित होने वाली सरिताओं के बाढ़ के क्षेत्र में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है मिस्ट्रल और ब्लिज़र्ड किस प्रकार की हवाएं हैं। तो जो मिस्ट्रल है ये ठंडी ध्रुवीय हवाएं हैं जो रोन नदी की घाटी से होकर चलती हैं। और जो ब्लिज़र्ड है और हिमझंझावत है ये बर्फ़ के कणों से युक्त ध्रुवीय हवाएं हैं। ठीक है। ये भी ध्रुवीय ही है लेकिन ये बर्फ़ के कणों से युक्त होती हैं। ठीक है। ब्लिज़र्ड जो है रूस के टुंड्रा प्रदेश और साइबेरिया में ब्लिज़र्ड जो है उसका स्थानीय नाम क्रमशः पुर्गा और बुरान है। ठीक है। साइबेरिया में क्या बोला जाता है इसको, रूस का जो टुंड्रा है उसमें बोला जाता है पुर्गा और साइबेरिया में बोला जाता है बुरान। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को आप। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है संविधान सभा कब बनाई गई, इसमें कुल कितने लोग थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये जो पूरा आंसर दिया गया है इसमें से आपके 4 से 5 क्वेश्चन अलग अलग तरीक़ों से भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है। तो जो संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या है वो 389 निर्धारित की गई है, जिसमें से 292 सदस्य जो हैं ब्रिटिश प्रांतों से, 93 जो हैं वो सदस्य देशी रियायतों से और शेष 4 जो हैं वो सदस्य चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से आते हैं। हर संप्रभु राष्ट्र का अपना एक संविधान होता है। भारत का भी अपना एक संविधान है जिसे संविधान निर्मात्री सभा ने तैयार किया था। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा के 296 स्थानों के लिए चुनाव हुए। ठीक है।
संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जो हुआ वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सर्वसम्मति से यानी कि सबकी सहमति से संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, इस पॉइंट को नोट करना आप लोग, एक तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर 11 दिसंबर 1946 को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष, ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे कहा जाता था। ये कहा जाता है संविधान सभा का जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम और द्वितीय बौद्ध सभाएं किनके शासनकाल में आयोजित की गई। तो जो प्रथम बौद्ध संगीति है ये की गई थी अजातशत्रु के शासनकाल में, और द्वितीय बौद्ध संगीति काल अशोक के शासनकाल में। उनका समय भी आप लोग याद रख लेंगे। ठीक है, 483 और 383 ईसा पूर्व। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, कालिदास के 2 ग्रंथों के नाम लिखिए। तो कालिदास के 2 ग्रंथ हैं अभिज्ञान शकुंतलम, ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरा रघुवंश महाकाव्य भी इम्पोर्टेंट है। गुप्तकालीन चित्रकला के 2 केंद्रों के नाम लिखिए। एक तो है मथुरा, दूसरा सारनाथ, तीसरा पाटलिपुत्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित 2 सिद्धांतों का नामोल्लिखित कीजिए। तो राजपूतों की उत्पत्ति का जो प्रश्न है वो भारतीय इतिहासकारों में बहुत ही विवादग्रस्त है। ठीक है भाई, क्योंकि क्या हुआ है, महाभारत में राजपूत शब्द का जो उल्लेख है वो कुलीन क्षत्रिय वंश के लिए किया जाता है। बाण के जो हर्षचरित्र है उसमें राजपूत शब्द का उपयोग सैनिकों के लिए किया जाता है। अब तक राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में कोई सर्वमान्य मत स्थापित नहीं किया जा सका। इस संबंध में विद्वानों ने बहुत सारे सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। सबसे पहला सिद्धांत देख लेते हैं, विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत। इतिहासकार थे कर्नल टॉड। ठीक है, उन्होंने अग्निकुंड वाली अनुश्रुति के आधार पर राजपूतों को विदेशी बताया है। उनका मानना था कि जो राजपूत हैं वो सीथियन या शंको के वंशज थे जो 6वीं शताब्दी के लगभग भारत में प्रविष्ट हुए। इन्हीं विदेशी विजेताओं को जब वो शासक बन बैठे तो उन्हें अग्नि संस्कार द्वारा पवित्र करके हिंदू जाति के अंतर्गत लाया गया। चूँकि वो शासन का काम करते थे और यही काम क्षत्रियों के भी थे, तो इसलिए उन्हें क्षत्रियों की श्रेणी में रख दिया गया और बाद में वो राजपूत कहलाए। ठीक है भाई, आ जाइए आगे बढ़ते हैं। दूसरा सिद्धांत है इसी चीज़ को लेकर के, अग्निकुंड का सिद्धांत। कुछ विद्वानों ने पृथ्वीराज रासो के आधार पर इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया कि प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चौहान, राजपूत अग्निवंशी हैं। आबू पर्वत पर वशिष्ठ जी का एक यज्ञ अग्निकुंड था जिसमें परमार, प्रतिहार, चालुक्य, चौहान आदि राजपूतों की उत्पत्ति हुई। राजपूत के जो 4 वंश है वो अग्निवादी कहलाते हैं। इन जातियों से संबंधित कुछ अन्य प्रमाणों से इनका संबंध क्षत्रिय कुल से स्पष्ट होता है। राजपूतों की उत्पत्ति का ये जो सिद्धांत है वो ऐतिहासिक दृष्टि से उचित नहीं जान पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था। रिपीटेड क्वेश्चन है, कैकुबाद, इम्पोर्टेंट भी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मंगोल आक्रमण से भारत के उत्तर पश्चिमी सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए बलबन ने कौन से कार्य किए। तो उन्होंने अपने बेटे मोहम्मद खान को लड़ने भेजा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के अधिकांश सुल्तानों द्वारा खलीफा के पद को संभावित करने का वास्तविक लक्ष्य क्या था। तो सुल्तान खुद को खुदा का प्रतीक समझते थे। सल्तनत काल में तोता ए हिंद की उपाधि किसे दी गई है, अमीर खुसरो को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के समय सर सूबादार किसे कहा जाता था। तो ये कहा जाता था किसी क्षेत्र विशेष के सेनापति या किसी क्षेत्र विशेष के प्रतिनिधि को। 86वें संविधान संशोधन में अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया शिक्षा का अधिकार क्या है। तो ये है आपका 6 से 14 साल के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा। ठीक है,
कंपल्सरी एंड फ्री एजुकेशन फॉर 6 to 14 एज पीरियड। ठीक है भाई। समवर्ती सूची किसे कहते हैं? तो जिसमें केंद्र और राज्य दोनों के विषय में कानून बनाए गए हैं उसे कहा जाता है समवर्ती सूची। एफआईआर का पूरा नाम क्या है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। स्वेज नहर किन नगरों को जोड़ती है? किन सागरों को जोड़ती है? तो जो स्वेज नहर है वो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। टुंड्रा प्रदेश में चलने वाली हवाओं को किस नाम से जानते हैं? पछुआ पवन से। अमेज़न और जायरे घाटी के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? एक तो था मत्स्य पालन, दुग्ध उद्योग और पशुपालन। ठीक है। आग्नेय शैल के उदाहरण बताइए। आग्नेय शैल के उदाहरण है ग्रेनाइट और बेसाल्ट। आगे बढ़ जाते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, पेंजिया किसे कहते हैं? तो जो पेंजिया है वो है भूस्खलन के कारण जो भूखंड निर्मित होता है उसे पेंजिया कहते हैं। नेक्स्ट है पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है? तो ये होती है 6370 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंटल क्या है? तो भूपर्पटी के नीचे 2900 किलोमीटर की गहराई तक जो विस्तृत परत होती है उसको मेंटल कहते हैं। मेंटल का निर्माण कैसे होता है? ठोस शैलों द्वारा। कोर क्या है? इसके भागों के नाम लिखो। तो पृथ्वी की सबसे जो आंतरिक परत होती है उसे ही कोर कहा जाता है। उसमें निकेल और लौह तत्व होते हैं। ठीक है। कोर के दो भाग होते हैं, बाह्य कोर और आंतरिक कोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेल क्या है? तो वो समस्त पदार्थ जिनमें भूपर्पटी का निर्माण हुआ है, जिनसे भूपर्पटी का निर्माण हुआ है, चाहे वो ग्रेनाइट की तरह हो, कठोर हो या चीका, रोड़ी की भांति नर्म हो या मुलायम, शैल कहलाते हैं। चट्टानों के कितने भेद होते हैं? चट्टानें 3 तरह की होती हैं, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित। चंद्र दिवस किसे कहते हैं? 24 घंटे 50 मिनट का वो समय जिस दौरान चंद्रमा की सेध में पृथ्वी पर स्थित एक बिंदु पुनः एक बार घूमकर चंद्रमा के ठीक नीचे उस बिंदु पर पहुंचता है, चंद्र दिवस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 129। पेज कहीं पर मिसिंग है आई थिंक। वेट अ सेकेंड भाई, मैं चेक कर लेती हूँ। नहीं, ठीक है। चंद्रमा किससे प्रकाशित होता है? चंद्रमा का स्वयं का कोई भी प्रकाश नहीं है, बल्कि ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। पृथ्वी क्या है? पृथ्वी सौरमंडल का एक अंग है। पेरोजी क्या है? चंद्रमा की सापेक्षिक स्थिति पृथ्वी से सर्वाधिक निकट होती है, इसे ही पेरोजी कहा जाता है। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है। ग्रहण किसे कहते हैं? जब किसी एक प्रकाश बिंदु से मुक्त होने वाले प्रकाश के मार्ग में कोई वस्तु आ जाती है, उससे एक छाया बनती है, जिसे चंद्रग्रहण कहते हैं। जिसे ग्रहण कहते हैं, खाली ग्रहण पूछा है। ठीक है। चंद्रग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। चंद्रग्रहण की घटना सदैव कब होती है? तो चंद्रग्रहण होता है पूर्णिमा को, और अगर सूर्य ग्रहण पूछा जाए तो सूर्य ग्रहण होता है अमावस्या को। अपक्षय कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का, भौतिक, रासायनिक और जैविक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमानी किसे कहते हैं? जो बर्फ़ के गतिशील ढेर होते हैं उसे हिमानी कहा जाता है। हिमौड किसे कहते हैं? जब हिमानी चट्टानों को घर्षित करके उसका चूर्ण पर्वत के निचले भागों में जमा कर देता है, उसे हिमौड कहते हैं। रासायनिक संरचना के आधार पर आग्नेय चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं, अम्लीय आग्नेय चट्टान और क्षारीय आग्नेय चट्टान। अवसादी चट्टानों का निर्माण कैसे होता है? अवसादी चट्टान वो चट्टान होती हैं जो विखंडित ठोस पदार्थ से बनी हो या जीव जंतु और पेड़ पौधों के जमाव से निर्मित हो। समुद्रगुप्त को भारत नेपोलियन क्यों कहा
जाता है। समुद्रगुप्त महान विजेता होने के साथ ही एक निपुण सेना नायक था, इसलिए उन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। गुप्त काल के दो प्रसिद्ध वैज्ञानिक कौन थे? एक तो थे आर्यभट्ट, दूसरे थे वराह मिहिर। गुप्त काल के दो प्रसिद्ध साहित्यकारों के नाम लिखिए, कालिदास और विष्णु शर्मा। चेदी राजवंश का प्रथम शासक कौन था? कोक्कल प्रथम। चालुक्य और सोलंकी वंश की राजधानी कहाँ थी? तो इनकी राजधानी थी अनहिलवाड़ा। प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की? तो ये की थी हरिश्चंद्र जी ने। किंतु वास्तविक प्रथम राजा नागभट्ट प्रथम था। चाहमान वंश का सबसे प्रसिद्ध और अंतिम शासक कौन था? पृथ्वीराज तृतीय। पाल राजवंश का प्रथम शासक कौन था? धर्मपाल। राजपूत काल में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? तो ये था भूमि कर। राजपूत काल में जनता की जीविका का मुख्य साधन क्या था? तो राजपूत काल में जनता की जीविका का मुख्य साधन था कृषि। वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान कितना है? 35%। प्रमुख खाद्यान्न फसलें कौन कौन सी हैं? तो एक तो है चावल, गेहूँ, मक्का और मोटे अनाज, ठीक है। और दूसरी हैं दालें। हरित क्रांति का प्रमुख दोष क्या है? कुछ फसलों तक ही सीमित होना, ये इसका सबसे बड़ा दोष माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा का अर्थ क्या है? तो मुद्रा में वो सब वस्तुएं शामिल होती हैं जो किसी भी समय एवं स्थान पर बिना संदेह, बिना किसी जांच के अन्य वस्तु और सेवाओं को खरीदने और व्यापारिक दायित्वों को चुकाने के साधन के रूप में प्रचलित होती हैं। चेक क्या है? चेक एक शर्त रहित लिखित आज्ञापत्र होता है। बैंक चेक कितने प्रकार का होता है? चेक होता है 3 तरह का, धारक चेक, आदेशानुसार चेक और रेखांकित चेक। बैंक ड्राफ्ट क्या है? तो बैंक ड्राफ्ट भी एक आज्ञापत्र होता है जिसको लिखने वाला बैंक अपनी अन्य शाखा को, यानी कि अगर उसी बैंक की कोई दूसरी ब्रांच है तो उसको ऑर्डर देता है कि उसमें लिखित धनराशि का उसमें लिखित व्यक्ति, शाखा और संस्था को मांगने पर भुगतान कर दे। प्रतिज्ञा पत्र क्या है? प्रतिज्ञा पत्र एक महत्वपूर्ण साख पत्र है। प्रतिज्ञा पत्र शर्त रहित प्रतिज्ञा होता है। हुंडी क्या है? भारतीय भाषा में लिखा गया साख पत्र ही हुंडी है, जिसमें लिखने वाला किसी निश्चित व्यक्ति को आश्वासन देता है कि उसमें लिखित धनराशि का भुगतान स्वयं को या उसमें लिखित व्यक्ति को उसके आदेश अनुसार धारक को दे दे। इस पर मूल्य के अनुसार टिकट लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि के क्षेत्र में क्रांति की शुरुआत कब से हुई? तो ये हुई थी 1960 से। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत पर भ्रमण करने आया था? तो भारत भ्रमण पर आया था वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में। चीनी यात्री फाहियान का वास्तविक नाम क्या था? कोंग। फाहियान का अर्थ क्या होता है? धर्मगुरु या फिर धर्मरक्षक, ठीक है। गुप्त वंश का अंतिम योग्य शासक कौन था? गुप्त विक्रमादित्य। हूण आक्रमणकारी कौन थे? हूण लोग मध्य एशिया के खानाबदोश जंगलों के समूह थे। पुष्यभूति वंश का प्रथम प्रभावशाली शासक कौन था? हर्षवर्धन। हर्ष के शासनकाल में प्रांतों को कहा जाता था भुक्ति, ठीक है। हर्ष के समय किन्हीं 2 विद्वानों के नाम लिखे, बाणभट्ट और दिवाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 169। प्राचीन ग्रंथ है राजतरंगिणी, उसमें कितने राजपूत कुलों का उल्लेख है? तो उसमें है 36 का। चंदेलों की राजनीति का नाम क्या था? खजुराहो। हर्षवर्धन को किस चालुक्य नरेश ने पराजित किया था? पुलकेशिन द्वितीय ने। राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासकों के नाम लिखिए। कृष्ण प्रथम, ध्रुव, तारावर्ष, गोविंद द्वितीय और अमोघवर्ष।
नेक्स्ट क्वेश्चन, चौल वंश के 4 प्रमुख शासकों के नाम लिखिए। तो ये हैं आपके आदित्य प्रथम, राजराज प्रथम, राजेंद्र द्वितीय और कुलोत्तुंग। ठीक है, आदित्य राजराज तो प्रथम है और राजेंद्र द्वितीय है और कुलोत्तुंग है। पल्लवकालीन मत विलास प्रहसन किसके द्वारा रचित कृति है? तो यह है महेंद्र वर्मन के द्वारा। वेंगी के चालुक्य राजवंश का संस्थापक कौन था? तो विष्णुवर्धन थे। वतापी के चालुक्य राजवंश की स्थापना किसने की थी? जयसिंह ने। पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? कांची। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो ये हुआ था अरब के मक्का नगर में। गजनवी वंश को अन्य किस नाम से जाना जाता है? यामनी वंश से। इस्लाम धर्म के अनुसार प्रत्येक मुसलमान को कितने कर्म बताए गए हैं? कितने कर्म सिद्धांत बताए गए हैं? 5। कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज। ठीक है, मेरे साथ एक बार बोलिए आप लोग भी। कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज। अवसादी चट्टानों के 2 उदाहरण बताइए। तो अवसादी चट्टानों के उदाहरण हैं बलुआ पत्थर और खड़िया। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की परतों के नाम लिखिए। भूपर्पटी, मेंटल और कोर। रूप परिवर्तनकारी कारक किन्हें कहते हैं? भूपटल के भूदृश्य बनते बिगड़ते रहते हैं। भूदृश्य के विकास और विनाश में समेकित रूप से जिन कारकों का प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से योगदान होता है उन्हें धरातल पर रूप परिवर्तनकारी कारक कहते हैं। उनको 2 भागों में बांटा गया है, एक अंतर्जात बल होता है, दूसरा बहिर्जात बल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्मा क्या है? देखो, मैग्मा को ना लावा भी बोलते हैं। ठीक है भाई, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। धरातल के अंदर अर्ध तरल पदार्थ जो पाया जाता है उसे ही मैग्मा कहते हैं। लावा किसे कहते हैं? धरातल के अंतर्गत अर्ध तरल पदार्थ जब धरती पर धरातल पर निकल कर फैल जाता है उसे क्या कहते हैं? लावा। ज्वालामुखी क्या है? ज्वालामुखी शंकु के आकार का एक पर्वत होता है जिसके द्वारा भूगर्भ से नाली या दरार द्वारा आकस्मिक रूप से, यानी कि अचानक से कीचड़, धुआं, वाष्प, गैस, लावा, चट्टानी पदार्थों का प्रवाह धरातल पर पाया जाता है। क्रेटर किसे कहते हैं? ज्वालामुखी में निर्मित शंकु के ऊपरी भाग को क्रेटर कहा जाता है। एपोजी क्या है? चंद्रमा की सापेक्षिक स्थिति पृथ्वी से सर्वाधिक दूरी पे होती है, उसे ही एपोजी कहा जाता है। रिपीटेड क्वेश्चन है ये। किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? तो माउंट स्ट्रोम्बोली को। वायुदाब का मापन किस में किया जाता है? मिलीबार में। पृथ्वी पर वायुदाब की कितनी पेटियाँ पाई जाती हैं? निम्न पेटियाँ हैं विषुवतीय और उपोष्ण, अध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी और ध्रुवीय उच्च दाब पेटी। वायुमंडल की आर्द्रता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? आर्द्रता मापी। वायुदाब और वायु भार किसे कहते हैं? धरातल पर वायुमंडल की सभी परतों के पड़ने वाले भार को वायुदाब या वायुभार कहा जाता है। पवन किसे कहते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। कोरियोलिस पुल किसे कहते हैं? पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण ही हवाओं की दिशा में विक्षोभ हो जाता है। ठीक है, और इस परिवर्तनकारी बल को विक्षेप बल या फिर कोरियोलिस बल कहा जाता है। पवनों के प्रकार बताइए। पवनें निम्नलिखित प्रकार की होती हैं: स्थायी अथवा प्रचलित, दूसरी सामयिक या मौसमी अथवा अस्थायी, और स्थायी पवनें। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रचंड पचासा और चीखता साठा किसे कहते हैं? तो पछुआ पवन के तीव्र गति से चलने और उससे उत्पन्न होने वाली ध्वनि के कारण 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर होता है प्रचंड पचासा और 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर होता है चीखता साठा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 198। ट्रेड विंग्स किसे कहते हैं? तो व्यापारिक सन्मार्गी पवन को अंग्रेजी में ट्रेड विंग्स कहा जाता है। मानसूनी पवनें क्या हैं? वे पवनें जिनकी दिशा में मौसम के अनुसार पूर्ण परिवर्तन आ जाता है उन्हें मानसूनी पवनें कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था 345 ईसा पूर्व में मौर्य वंश के क्षत्रिय कुल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूफी संतों का जीवन कैसा था? तो सूफी संतों ने
खानकाह बनवाए जहाँ पे वो खुद रहते थे, उपदेश देते थे और मानव सेवा भी करते थे। भक्ति आंदोलन क्या है? भक्ति की धारणा का अर्थ एक ईश्वर के प्रति सच्ची निष्ठा है। भक्ति आंदोलन के उपासकों ने विधियों के रूप में कर्मकांडों और यज्ञों का परित्याग किया है। एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम कितने ग्रहण हो सकते हैं? तो अधिकतम हो सकते हैं 7। स्थल मंडल क्या है? पृथ्वी की का धरातलीय भाग, जो आप पृथ्वी पर रह रहे हैं, ये जो धरातल का भाग है इसी को क्या बोला जाता है? स्थल मंडल, जो कि विभिन्न प्रकार की चट्टानों से मिलकर बना होता है। पृथ्वी के विभिन्न परिमंडलों के नाम लिखिए। स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल और जैव मंडल। और जैव मंडल के ये तीनों भाग होते हैं, इन तीनों से मिलके ही बनता है जैव मंडल। 7 महाद्वीपों के नाम बताइए। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ठीक है। नीला ग्रह किसे कहते हैं? पृथ्वी को। भूपर्पट्टी किसे कहते हैं? पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत है उसे ही भूपर्पट्टी कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य का सीमा विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो ये है पश्चिम में हिंदू कुश पर्वत से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक एवं उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में मैसूर तक। चंद्रगुप्त के विषय में जानने के मुख्य स्रोत क्या हैं? तो ये है कौटिल्य का अर्थशास्त्र और मेगास्थनीज के इंडिका ग्रंथ। चंद्रगुप्त ने पंजाब पर पूर्ण अधिकार किस वर्ष स्थापित किया? चंद्रगुप्त ने 316 ईसा पूर्व में संपूर्ण पंजाब पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। चंद्रगुप्त मगध के सिंहासन पर कब बैठा था? 321 ईसा पूर्व में। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्यूकस ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो 305 ईसा पूर्व में किया था। मेगास्थनीज के अनुसार भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? पाटलिपुत्र। मौर्य शासन में सेना का संगठन करने वाले मंडल में सदस्यों की संख्या कितनी है? 30 सदस्य। मौर्य शासन में नगर के न्यायाधीश और जनपद के न्यायाधीश को क्या कहा जाता है? मौर्य शासन में कहा जाता है नगर के न्यायाधीश को व्यवहारिक महामात्र और जनपद के न्यायाधीश को राजुक। ठीक है। आगे बढ़ जाते इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भूमि कर एकत्र करने वाले अधिकारी को क्या कहते हैं? अग्रम। नेक्स्ट, चंद्रमा की परिक्रमा कितने समय में पूर्ण होती है? तो ये होती है 29 दिनों से कुछ अधिक समय में। मौर्य प्रशासन में तीर्थ क्या था? शासन की सुविधा के लिए केंद्रीय शासन कई विभागों में विभक्त था जिन्हें तीर्थ कहते थे। बिंदुसार को किस और उपनाम से जाना जाता है? अमित्र के, शत्रु का संहारक। परमार वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था? तो ये थे सियक और श्रीहर्ष। गढ़वालों का सर्वाधिक योग्य और शक्तिशाली शासक कौन था? गोविंद चंद्र। जयचंद्र किस युद्ध में पराजित हुआ था? चंदावर के युद्ध में। अवंती सुंदरी कौन थी? अवंती सुंदरी एक विदुषी महिला थी। ठीक है, जैसे पुरुष को विद्वान बोलते हैं उसी तरीके से स्त्री को विदुषी कहा जाता है। ऐबक का राज्यारोहण कब हुआ? तो 25 जून 1206 में हुआ। 40 क्या है? चालीसा है 40 तुर्की सरदारों का गुट। कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूर्ण कराया? इल्तुतमिश ने। और अगर पूछा जाए कि इसको शुरुआत किसने कराई थी, तो ये कराई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। सल्तनत कालीन पहली महिला शासिका कौन थी? तो ये थी आपकी रजिया सुल्तान। खिलजी वंश का शासन कब से कब तक रहा? 1290 से 320 ईस्वी तक। देखो ये जितने भी क्वेश्चन है, अगर आप इनको 3 से 4 बार दिन में देखेंगे, 3 से 4 नहीं तो ये कह दो, हाँ हफ्ते में, सॉरी मैं गलत बोली, 3 से 4 बार अगर आप एक हफ्ते के अंदर इसको पढ़ लेते हैं तो ये चीज़ें आपके माइंड में स्टेबल रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में खिलजी वंश की स्थापना किसने की? तो ये की थी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने।
चंगेज खान ने सर्वप्रथम किस भूभाग को अपने अधीन किया? उत्तरी चीन के भूभाग को। तैमूर का जन्म कब और कहाँ पर हुआ? तो 1336 ईसा में ट्रांस ऑक्सियाना प्रदेश के केश नामक स्थान पर। दिल्ली पर तैमूर ने आधिपत्य कब स्थापित किया? 1398 में। क्योंकि देखो सबसे ज़्यादा चीज़ें, एक तो यहाँ पे आपको ईयर याद रखने हैं, बाकी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे वंश हैं कि इस वंश की स्थापना कब हुई, किसने की, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप इसको रेगुलर थोड़ा सा पढ़ेंगे तभी जाके चीज़ें माइंड में स्टेबल हो पाएंगी और पेपर में भी आप पे कोई बर्डन नहीं रहेगा उस टाइम पे और आपको लगेगा कि मुझे सब कुछ आता है। ठीक है, जो बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं, बहुत बड़ी गलती है ये आपकी। आपके जैसे ही एग्ज़ाम आएंगे एकदम से बहुत ज़्यादा प्रेशर आप पर पड़ेगा। सल्तनत काल का साम्राज्य कितने वर्षों तक चला? तो ये चला था 320 साल तक। सल्तनत काल के पतन का मुख्य कारण क्या था? साम्राज्य की विशालता। सल्तनत काल के प्रथम और अंतिम शासक कौन थे? दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक से प्रारंभ होकर इब्राहिम लोदी की मृत्यु पर खत्म हो गई थी। सूफी क्या है? अरब में जो व्यक्ति सफ़ अर्थात भेड़ के बालों के ऊनी वस्त्र पहनते थे उन्हें सूफी पुकारा गया। सूफी संप्रदाय क्या है? इसे मुस्लिम रहस्यवादी आंदोलन भी कहते हैं। सूफी आंदोलन का एकमात्र उद्देश्य क्या था? तो इनका उद्देश्य था सभी को बिना किसी भेदभाव के ईश्वर के प्रति प्रेम सिखाना। सूफी संप्रदाय किस संप्रदाय का अंश था? तो ये था मुस्लिम का। अशोक का धम्म किस सिद्धांत का अनुमोदन करता था? तो वो मानते थे वसुधैव कुटुम्बकम को, जिसका मतलब होता है कि संपूर्ण पृथ्वी हमारी माता के समान है। मौर्य काल में समाज कितने वर्णों में विभक्त था? तो 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। मौर्य काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था? तक्षशिला। मौर्य काल के पतन का मुख्य कारण क्या था? तो ये था अशोक के बाद कोई योग्य उत्तराधिकारी नहीं होना था। ठीक है, हुआ ही नहीं था, मतलब उनके बाद में कोई भी ऐसा योग्य अधिकारी नहीं हुआ, जिस वजह से क्या हुआ? मौर्य काल का पतन होता चला गया। मौर्य काल में मौर्य प्रशासन में जनगणना समिति क्या कार्य करती थी? जन्म मरण का हिसाब। गुप्त साम्राज्य की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? तो ये की गई थी अधिराज महाराज गुप्त द्वारा 275 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि किसने धारण की थी? तो ये की थी चंद्रगुप्त प्रथम ने। गुप्त संवत का प्रचलन किसने व कब किया था? तो ये किया था 319 बीस ईस्वी में। गुप्त संवत का प्रचलन चंद्रगुप्त प्रथम ने। महाकवि हरिसेन कौन था? ये महाकवि हरिसेन समुद्रगुप्त का मंत्री और दरबारी था। राजपूत काल में कौन कौन से धर्म प्रचलित थे? ब्राह्मण और जैन धर्म। राजपूत कालीन रचित नव सहसाचरित और दशरूपक के रचयिताओं के नाम लिखे। तो ये हैं आपके पद्मगुप्त और दशरूपक के हैं धनंजय। ठीक है, राजपूत कालीन कला और स्थापत्य शैलियाँ कौन कौन सी थी, नाम उल्लेख करें। तो राजपूत कालीन और स्थापत्य जो शैलियाँ थी, नागर, द्रविड़ और वेसर। चालुक्य वंश की कितनी शाखाएं थीं? 3 शाखाएं थी, कल्याणी के चालुक्य, वातापी के चालुक्य और वेंगी के चालुक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविराज मार्ग और रत्नमालिका किसके द्वारा लिखित कृति है? कविराज मार्ग अमोघ वर्ष प्रथम द्वारा और रत्नमालिका जिनसेन द्वारा। ऐहोल का विष्णु मंदिर किसने बनवाया था? ऐहोल का विष्णु मंदिर वातापी के चालुक्यों ने बनवाया था। पुलकेशिन द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो इन्होंने की थी पृथ्वी वल्लभ सत्याश्रय की। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन में भूमिकर वसूलने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो ये कहा जाता था शालिक
उन्होंने प्रथम बार भारत पर आक्रमण किस शासक के काल में किया था? कुमारगुप्त के। गुप्त साम्राज्य का अंतिम और अयोग्य शासक कौन था? पुरुगुप्त। ठीक है, गुप्त साम्राज्य का अंतिम और अयोग्य शासक। खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो खिलजी वंश के अंतिम शासक थे नसीरुद्दीन खुसरो खिलजी। अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता भारत कब आया? तो यह आया था 1333 में। सैयद वंश की स्थापना किसने की? खिज्र खान ने। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलरुखी उपनाम किस शासक का है? गुलरुखी जो उपनाम है वो है सिकंदर लोदी का। लोदी वंश की स्थापना किसने की? बहलोल लोदी ने। धार्मिक सैद्धांतिक रूप से मुस्लिम राज्य किस प्रकार का था? धर्म प्रधान। नुह सिपेहर तुगलकनामा की रचना किसने की थी? अमीर खुसरो ने, जिसको तोता ए हिंद भी कहा जाता है। राजतरंगिणी के रचनाकार कौन है? कल्हण। नेक्स्ट है, सल्तनत काल में कितने कर लिए जाते थे? तो 4 कर होते थे सल्तनत काल में, खम्स, जजिया, ज़कात, खराज। ठीक है, खम्स, जजिया, ज़कात और खराज। सल्तनत काल के बीच में दिल्ली सल्तनत पर कितने राजवंशों ने शासन किया? 5 राजवंशों ने। भारत में इस्लाम धर्म की स्थापना किसके समय से मानी जाती है? तो ये मानी जाती है मोहम्मद बिन कासिम के समय से। सल्तनत काल में भारत को कहा जाता था सोने की चिड़िया। आगे बढ़ते हैं। लाख बख्श यानी कि लाखों का दान करने वाला की उपाधि किसे दी गई है? तो ये दी गई है कुतुबुद्दीन ऐबक को। 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने कराया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। भक्ति संतों का मूल आधार क्या था? ईश्वर से केवल भक्ति द्वारा संपर्क स्थापित करना ही भक्ति संतों का मूल आधार था। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों के नाम लिखिए। तो एक तो है रामानुज, दूसरे हैं निम्बार्क। बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई? 347 ईस्वी में। नेक्स्ट है, बहमनी राज्य में कुल कितने शासकों ने राज्य किया? 14 ने। बहमनी राज्य में कौन सा रूसी यात्री भ्रमण के लिए आया था? एथनेसियम निकितिन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बहमनी राज्य के पतन के बाद दक्कन में कितने नए राज्यों का उदय हुआ? तो 5 का हुआ था, बीदर, बरार, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा। बहमनी राज्य की राजधानी क्या थी? गुलबर्गा। विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का 2 भाई थे, उन्होंने। आंध्र भोज की स्थापना, आंध्र भोज की उपाधि किसे प्राप्त थी? तो ये थी कृष्णदेव राय को। विजयनगर राज्य किस प्रथा पर आधारित था? सामंतशाही प्रथा पर। राज्य प्रशासन की सुविधा के अनुसार विजयनगर राज्य कितने प्रांतों में विभाजित था? तो ये था आपका 6 प्रांतों में। चंद्रमा की कितनी गतियां हैं? चंद्रमा की कुल 3 गतियां हैं, घूर्णन, परिक्रमण और सूर्य के सापेक्ष गति। ठीक है। चंद्रमा वर्ष क्या है या चंद्र वर्ष क्या है? तो कुल 12 चंद्रमासों का जो समूह होता है उसे ही चंद्रवर्ष कहा जाता है। मंगोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंगेज खान ने। चट्टानें कितनी प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित या परिवर्तित, या फिर इसको रूपांतरित भी बोलते हैं। ठीक है भाई। तो आज हमारे वेरी शॉर्ट हो जाते हैं कंप्लीट। पूरी मैराथन क्लास हमने कवर कर ली है। आप सभी से आशा करती हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है। ये चीज़ें बहुत सारी इसमें ऐसी हैं जो आपको याद करनी पड़ेंगी, तो वो याद तभी होंगी तब आप इसको बार बार पढ़ेंगे। नहीं तो क्या होगा, एग्ज़ाम के एक दिन पहले पढ़ेंगे, सब कुछ भूल जाएंगे और पेपर में जाके आप गलत करके आ जाएंगे। तो आप सभी को प्रॉपर रिवीजन करना है। लगभग हमारी 1 घंटे क्लास हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं, इसी में सारे अति लघु हमारे कवर हो गए हैं। ठीक है। ऐसे ही हमने एक मैराथन की थी इससे पहले MCQ की। जिन बच्चों ने उस वीडियो को वॉच नहीं किया है, वॉच कर सकते हैं आप लोग। और जो पहले से हमसे जुड़े हैं वेल एंड गुड है। जो बच्चे नए जुड़े हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें,
ताकि हमें भी सपोर्ट मिल सके और आपकी भी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके। जिन बच्चों को PDF चाहिए तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। लिंक मैं आपको टेलीग्राम का दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पे PDF अपलोड कर दी जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को हैव अ गुड डे, बाय बाय, थैंक यू सो मच।